एस्पेक्ट है मार्कर। सो मार्कर की इंपॉर्टेंस क्या होती है? बेसिकली मार्कर इसलिए लगाया जाता है टू डिटरमाइन द साइड कि ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो अगर हम चेस्ट रेडियोग्राफ देखें तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड बहुत ईजिली बता सकते हैं बिना मार्कर के भी कि कौन सी लेफ्ट साइड है कौन सी राइट साइड है। जैसे आपका एओर्टिक नकल लेफ्ट साइड होता है और यहाँ पे भी एओर्टिक नकल लेफ्ट साइड है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल भी लेफ्ट साइड है या एपेक्स ऑफ हार्ट भी हमारा लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ़्ट साइड हुई और हमारा गैस्ट्रिक बबल भी लेफ़्ट साइड पे ही है। बट ये हर केसेस में नहीं होगा, कुछ मैल पोजिशनिंग ऑफ ऑर्गन्स होती हैं। एग्जांपल डेक्स्ट्रोकार्डिया। अगर हम चेस्ट में बात करेंगे तो डेक्स्ट्रोकार्डिया, तो डेक्स्ट्रोकार्डिया में बेसिकली होता क्या है, एक मिरर इमेज बन जाती है। इन पेशेंट्स में क्या पाया जाएगा, इन पेशेंट्स का लेफ़्ट वेंट्रिकल राइट साइड होगा, इनका एओर्टिक नकल भी राइट साइड होगा। अगर यही मैल पोजिशनिंग ऑफ ऑर्गन आपके एब्डोमेन में भी है तो उसे कहते हैं साइटस इन्वर्सस। तो साइटस इन्वर्सस में ये जो गैस्ट्रिक बबल आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है वही गैस्ट्रिक बबल आपके राइट साइड होगा और आपका लिवर लेफ्ट साइड होगा, जो मैल पोजिशनिंग है। बेसिकली हमारा लिवर राइट साइड होता है बट आपको साइटस इन्वर्सस में ये लेफ्ट साइड में मिलेगा। वही लेफ्ट वेंट्रिकल और एपेक्स ऑफ हार्ट आप जिसको कहोगे एपेक्स ऑफ हार्ट, वही आपको राइट साइड मिलेगा। तो आपको इन केसेस में मार्कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपने गलत मार्कर लगा दिया है तो डायग्नोसिस गलत हो जाएगा कि पेशेंट डेक्स्ट्रोकार्डिया का पेशेंट है और आपने उसका मार्कर गलत साइड लगा दिया कि लेफ़्ट वेंट्रिकल तो लेफ़्ट साइड होता है और आपने मार्कर को लेफ़्ट साइड लगा दिया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पेशेंट्स में ये मैल पोजिशनिंग ऑफ कॉन्जेनाइटल मैल पोजिशनिंग होती है ऑर्गन्स की, तो इन सब का ध्यान रख के मार्कर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा सेकंड टेक्निकल एस्पेक्ट है वेल एक्सपोज्ड। आपकी फ़िल्म वेल एक्सपोज्ड होनी चाहिए। तो आप ये कैसे डिटरमाइन करोगे कि आपकी फ़िल्म वेल एक्सपोज्ड है या नहीं है? तो इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको सिर्फ स्टार्टिंग की फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस विजिबल होनी चाहिए और स्पाइनस प्रोसेस जो आपके थोरैसिक वर्टिब्रा के हैं वो ओवरलैप्ड होनी चाहिए या सुपर इम्पोज्ड होने चाहिए कार्डियक शैडो से। सो अगर हम यहाँ काउंट करें तो हमें फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस विजिबल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और सारे स्पाइनस प्रोसेस आपके सुपर इम्पोज्ड हैं कार्डियक शैडो से। सो आपका वेल एक्सपोज्ड, आपकी फिल्म वेल एक्सपोज्ड है कैसे पता चलेगा? ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो आपका वेल एक्सपोज्ड फिल्म डिपेंड करेगा आपके एक्सपोजर फैक्टर्स पे, आपने कौन से एक्सपोजर फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। सो एक्सपोजर फैक्टर्स में बेसिकली आपके तीन फैक्टर्स आ जाते हैं। आपका एक लो केवीपी फिल्म, लो केवीपी, हाई केवीपी एंड मीडियम केवीपी। सो अगर आपको एक हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज चाहिए, अगर एक रेडियोलॉजिस्ट को या कोई भी डॉक्टर को जिसने चेस्ट रेडियोग्राफ मांगा है उसको एक हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज चाहिए, एक हाई कॉन्ट्रास्ट चेस्ट एक्सरे चाहिए, सो वो रेडियोग्राफर से कहे कि हमें एक लो केवीपी फिल्म चाहिए, क्योंकि लो केवीपी फिल्म में आपको कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे जैसे आप केवीपी इंक्रीज़ करते चले जाते हो, जैसे जैसे आपका केवीपी इंक्रीज़ होता चला जाता है, अगर हम इसमें केवीपी शो करें, जैसे जैसे आपका केवीपी इंक्रीज़ होता चला जाता है आप दो टिश्यूज़ के बीच का कॉन्ट्रास्ट खोते रहोगे, दो टिश्यूज़ के बीच का कॉन्ट्रास्ट खोता रहेगा जैसे जैसे आप केवीपी इंक्रीज़ करते रहोगे। इसीलिए लो केवीपी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म्स होती हैं। जैसे आपको हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्म चाहिए तो आप लो केवीपी फिल्म मांगिए। तो जब आपको कोई स्ट्रक्चर देखना है, फॉर एग्जांपल हार्ट के पीछे कोई स्ट्रक्चर देखना है, तो आप हाई केवीपी फिल्म मांगिए। तो आप बाय चेंजिंग द केवीपी आप फिल्म जो आपका फिल्म का एंड रिजल्ट है वो आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द एक्सपोजर फैक्टर। इसीलिए आपको कौन सी डिज़ीज़ चाहिए, वो डिज़ीज़ आपको लो केवीपी में या हाई केवीपी में या मीडियम केवीपी में, किस केवीपी में वो ज़्यादा अच्छी दिखेगी, आप रेडियोग्राफर से वो कहो कि हमें लो केवीपी फिल्म चाहिए या हमें हाई केवीपी फिल्म चाहिए। क्योंकि केवीपी या एक्सपोजर फैक्टर जिसे कहा जाता है, तो अगर एक्सपोजर फैक्टर चेंज होता है वैसी वैसी फिल्म का कॉन्ट्रास्ट भी चेंज होता रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एक्सपोजर फैक्टर्स क्या आपने एक्सपोजर फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं टू गेट दैट इमेज। सो आपकी वेल एक्सपोज फिल्म होनी चाहिए। और अगर आप वेल एक्सपोज डिटरमाइन करना चाहते हो, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है वेल एक्सपोज फिल्म का, सो आपको सिर्फ स्टार्टिंग के फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस विजिबल होने चाहिए और सारे थोरैसिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस आपके कार्डियक शैडो से सुपर
थर्ड टेक्निकल एस्पेक्ट है वो है वेल सेंट्रलाइज, कि आपका चेस्ट रेडियोग्राफ जो आपने लिया है वो वेल सेंट्रलाइज्ड है, या जो आप चेस्ट रेडियोग्राफ रीड कर रहे हो वो वेल सेंट्रलाइज्ड या नहीं है। तो आपका कैसे बताओगे कि वो वेल सेंट्रलाइज्ड है या नहीं है? जो उसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसमें आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे जो आपके क्लाविकल के मीडियल एंड्स हैं या स्टर्नो क्लाविकुलर एंड्स जो हैं वो आपके स्पाइनस प्रोसेस, जो आपके थोरासिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस है उससे इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए। अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाविकल का एंड इस साइड पे है और एक क्लाविकल का एंड इस साइड पे है और वो स्पाइनस प्रोसेस से इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, इट्स मीन कि ये चेस्ट रेडियोग्राफ जो आपने लिया है या जो आप जो रीड कर रहे हो वो वेल सेंट्रलाइज नहीं है। और चेस्ट रेडियोग्राफ का वेल सेंट्रलाइज्ड होना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों हमें एक वेल सेंट्रलाइज्ड चेस्ट रेडियोग्राफ चाहिए? क्योंकि अगर आपका चेस्ट रेडियोग्राफ वेल सेंट्रलाइज्ड नहीं हुआ तो आप मेडिएस्टिनल शिफ्ट पे कमेंट नहीं कर सकते। मेडिएस्टिनल शिफ्ट पे कमेंट नहीं कर सकते कि मेडिएस्टिनल शिफ्ट है या नहीं है, या तो आप कार्डियोथोरेसिक रेशियो, जो आपका कार्डियोथोरेसिक रेशियो आएगा वो भी आपका करेक्ट नहीं आएगा जो आपका कार्डियोथोरेसिक रेशियो लेंगे। और अगर पेशेंट टेढ़ा खड़ा है, मतलब ऑब्लिक खड़ा है, अगर पेशेंट ऑब्लिक खड़ा है विद रिस्पेक्ट टू योर इमेज रिसेप्टर या आईआर, सो आपके लंग्स की रेडियोल्यूसेंसी भी चेंज हो जाएगी, आपके लंग्स की रेडियोल्यूसेंसी भी चेंज हो जाएगी। एक्सरेज जो पास होंगी उसमें से वो आपके रेडियोल्यूसेंसी भी चेंज कर देंगे अगर पेशेंट टेढ़ा खड़ा है या ऑब्लिक खड़ा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो चेस्ट रेडियोग्राफ आपने लिया है वो वेल सेंट्रलाइज होना चाहिए, क्योंकि उस अगर आपका चेस्ट एक्सरे वेल सेंट्रलाइज नहीं है सो आपके इन फ्यूचर आप जो डायग्नोसिस करोगे उसको देख के उसमें आप कुछ गलत कर सकते हो, क्योंकि आप पहली बात तो उसमें मेडिएस्टिनल शिफ्ट पे कमेंट नहीं कर सकते, आपका कार्डियोथोरेसिक रेशियो अलग आएगा, आपकी लंग्स की रेडियोल्यूसेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो चेस्ट रेडियोग्राफ है वो वेल सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, वेल इंस्पायरेटेड, कि आपकी फिल्म जो आप रीड कर रहे हो या जो आपने फिल्म ली है वो वेल इंस्पायरेटेड फिल्म है या नहीं है। सो जो आपका रूटीन चेस्ट एक्सरे होता है या रूटीन चेस्ट एक्सरे या जिसको पीए चेस्ट एक्सरे या हम पोस्टीरियर टू इंटीरियर प्रोजेक्शन चेस्ट एक्सरे भी कहते हैं, तो वो बेसिकली आपकी इंस्पायरेटेड फिल्म होती है, एक्सपायरेटेड फिल्म नहीं होती। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें डॉक्टर एक्सपायरेटेड फिल्म मांगता है। बेसिकली आपकी कॉमन जो है वो आपकी इंस्पायरेटेड फिल्म है। सो आप कैसे चेक करोगे कि पेशेंट जो है वो वेल इंस्पायरेटेड फिल्म है या नहीं है? तो आप चेक करो कि डायफ्राम किस रिब के अलॉन्ग है। तो एंटीरियरली आपका जो डायफ्राम होना चाहिए वो सिक्स्थ रिब के पास होना चाहिए और पोस्टीरियरली आपका चाहिए। तो अगर आप चेस्ट आप थोरासिक देखोगे एक इन्फेंट का और एक एडल्ट का, तो आप देखोगे कि आपकी जो रिब्स का अलाइनमेंट है वो डिफ़र करता है। जो आपका रिब्स एडल्ट में होती है वो ऑब्लिक प्लेस्ड होती है, मतलब जो पोस्टीरियरली एंड होता है वो थोड़ा सा अपवर्ड होता है और एंटीरियर एंड जो होता है वो लोअर होता है। सो इस चीज़ का ध्यान रख के आप ट्रेस करोगे कि आपका रिब कौन सी एंटीरियरली कैसे आ रही है। तो अगर आप स्टार्ट करोगे पोस्टीरियरली तो ये आपकी फर्स्ट रिब है जो आपकी एटिपिकल रिब है, और फर्स्ट रिब आपकी कुछ ऐसी मूव करी, तो आप देख सकते हो कि आपका ये पोस्टीरियर एंड अपवर्ड है और एंटीरियर एंड आपका डाउनवर्ड है। अब हम सेकेंड रिब ट्रेस करते हैं, तो सेकेंड रिब हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई और ये रही हमारी सेकेंड रिब। जब हम जब बाहर से चेकअप करते हैं तो हम सेकेंड रिब से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिब एटिपिकल होती है और इतनी इजी नहीं, और क्लाविकल के जस्ट बीनीथ हो रही होती है, तो हम उसे काउंट नहीं कर पाते हैं। एंटीरियरली जब हम काउंट करते हैं रिब्स को तो हम सेकेंड रिब से स्टार्ट करते हैं रिब्स को काउंट करना, ठीक है, एंगल ऑफ लुइस से। तो ये आपका सेकेंड रिब का एंटीरियर एंड और ये आपका पोस्टीरियर एंड। ऐसे ही आप थर्ड रिब स्टार्ट करिए। थर्ड रिब आपकी ये रही, देन फोर्थ रिब, देन फिफ्थ रिब, देन सिक्स रिब। तो आप देख सकते हो आपका डायफ्राम सिक्स सेवन्थ रिब के पास है, सिक्स सेवन्थ रिब के पास है। तो आपकी ये वेल इंस्पायरेटेड फिल्म है। आप पोस्टीरियरली बहुत इजीली काउंट सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, आपके ये नाइन्थ और टेंथ रिब तक आ रहा होगा पोस्टीरियरली। तो वेल इंस्पायरेटेड फिल्म में जो आपका डायफ्राम है वो आपके एंटीरियरली सिक्स रिब तक होना चाहिए और पोस्टीरियरली नाइन टू टेंथ रिब तक होना चाहिए, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। इन केस ऑफ सम एबनॉर्मेलिटी ये चीज़ आप नहीं देखोगे चेस्ट रेडियोग्राफ में, ठीक है। एब्डोमेन में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती कि आपको आपका पूरा का पूरा हेमी डायफ्राम आपको उस 9 to 10 रिब पोस्टीरियरली दिखे या एंटीरियरली दिखे। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। बट आपकी
सो ट्रैकिया, जब हम ट्रैकिया देखते हैं तो ट्रैकिया शुड बी एग्जामिन फॉर नैरोइंग, डेविएशन एंड इंटरलुमिनल लीजन्स। तो हम जब ट्रैकिया पढ़ते हैं तो ट्रैकिया में हम देखते हैं नैरोइंग देखते हैं, डेविएशन देखते हैं और इंटरल्यूमिनल लीजन्स देखते हैं। तो हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया अपर वन पार्ट में मिड लाइन स्ट्रक्चर है और फिर ये थोड़ा सा डेविएट होगा आपके अराउंड एओटिक नकल, जहाँ पे आपकी एओटिक आर्च या एओटिक नकल आप देखोगे वहाँ पे ये हल्का सा राइट साइड, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। सो ये राइट साइड थोड़ा सा डेविएट करता है, ये नेचुरल डेविएशन है, पैथोलॉजिकली नहीं है, मतलब डेविएट करेगा। तो अपर वन पार्ट में ये मिड लाइन स्ट्रक्चर है और फिर ये एओटिक नकल के पास जब ये थोड़ा सा राइट साइड पे डेविएट करेगा तो ये पैथोलॉजिकल डेविएशन नहीं है। अगर हम बात करें इसके ऑन एक्सपायरेशन, हाँ आपकी ये फिल्म बेसिकली मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि हमारा जो चेस्ट पीए होता है, हम चेस्ट पीए की बात कर रहे हैं, जो हमारा चेस्ट पीए होता है ये बेसिकली इंस्पायरेटेड फिल्म होती है। बट कुछ पेशेंट्स में एक्सपायरेटेड फिल्म भी ली जाती है। तो आप एक्सपायरेटेड फिल्म में ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो डेविएशन है राइट साइड, ये जो आप राइट साइड डेविएशन देख रहे हो ये ज़्यादा होगा, मतलब ये कुछ ज़्यादा डेविएशन होगा जब आप एक्सपायरेटेड फिल्म लोगे। तो आप जब एक्सपायरेटेड फिल्म देखो और आपको ये डेविएशन दिख रहा हो, ये डेविएशन जो है ये आपको अगर उसमें ये डेविएशन दिख रहा हो तो ये डेविएशन आपका नॉर्मल है, पैथोलॉजिकल डेविएशन नहीं है। तो ये एक्सपायरेटेड फिल्म में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो और ट्रैकिया जब कभी भी पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब पड़ता है, जब भी पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब पड़ता है तो एक चेस्ट एक्सरे कराया जाता है टू व्यू द पोजीशन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो लगाया गया है, वो जो प्लेस किया गया है वो करेक्टली लगा है या नहीं लगा है, तो इसलिए भी चेस्ट एक्सरे कराया गया। अगर आप इसके ट्रांसलुएंसी की बात करें तो जैसे जैसे आप कॉर्डली मूव करेंगे, लेट मी फर्स्ट ट्रेस इट, आप जैसे जैसे कॉर्डली मूव करेंगे टूवर्ड्स द टेल, जब आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे इसकी ट्रांसलुएंसी कम होती चली जा रही है, इसकी ट्रांसलुएंसी कम होती चली जा रही है। तो बेसिकली इसमें कॉन्ट्रास्ट जो आप देख पा रहे हो, ट्रैकिया को आप विजुलाइज कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ एयर इसको दे रही है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में दो टाइप्स के कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं, एक नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट होता है, एक पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट होता है। जो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट होता है वो आपका एयर की वजह से होता है और जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट होता है वो आयोडीन और बेरियम स्टडीज़ में आप देखते हो तो वो आयोडीन और बेरियम की वजह से। तो हम कभी बात करेंगे उसकी अच्छे से कॉन्ट्रास्ट मीडिया पे। तो यहाँ पे जो आप ट्रैकिया में ट्रांसलेंसी देख रहे हो बिकॉज ऑफ एयर, ये आपकी डिक्रीज होती चली जाती है एज वी मूव कॉर्डली और टूवर्ड्स द टेल। फिर आप नोटिस करोगे कि ट्रैकिया बाइफरकेट कर जाएगा इनटू राइट मेन ब्रोंकस एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। तो अगर आप इस बाइफरकेशन की बात करें, जहाँ पे ये बाइफरकेट कर रहा है, बेसिकली ट्रैकिया बाइफरकेट कहाँ करता है, तो यहाँ पे हमें एक लैंडमार्क पता है जब हमने थोरासिक पढ़ा था, तो उस लैंडमार्क को कहते हैं एंगल ऑफ लुईस, जहाँ पे ये बेसिकली मेनोब्रियोस टर्नल एंगल होता है, जहाँ पे आपका ट्रैकिया बाइफरकेट करता है। एंगल ऑफ लुईस वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, एनाटॉमिकल लैंडमार्क, यहाँ पे बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे ये बाइफरकेट करेगा एंगल ऑफ लुईस पे। इसकी पोजीशन की बात करें तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क T4 और T5 इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन T4 एंड T5 के पे प्रेजेंट होता है। अगर आप वर्टिब्रल देखेंगे तो आप अगर वर्टिब्रे पीछे से काउंट करेंगे तो आपको ये अराउंड T4 T5 के बीच में मिलेगा जहाँ पे ये बाइफरकेट कर रहा होगा। तो अगर ये आपका राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में बाइफरकेट कर जाएगा। तो जब ये आपका लेफ्ट मेन ब्रोंकस और राइट मेन ब्रोंकस में बाइफरकेट करेगा तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जो आपका राइट मेन ब्रोंकस का अलाइनमेंट है और लेफ्ट मेन ब्रोंकस का अलाइनमेंट है, ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रैकिया ये अलग है। ये राइट मेन ब्रोंकस थोड़ा सा स्ट्रेट है, आप देख सकते हो जैसे मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा स्ट्रेट अलाइनमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रैकिया, और ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब ज़्यादा टिल्टेड होगा, मुझे एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं याद आ रही है, बट थोड़ा सा टिल्टेड होगा एज़ कम्पेयर टू योर राइट मेन ब्रोंकस। और सेकंड चीज़, जो सेकंड डिफरेंस होगा आपके राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में, इज़ दी डायमीटर। राइट मेन ब्रोंकस का डायमीटर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो राइट मेन ब्रोंकस का डायमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर लेफ्ट मेन ब्रोंकस। तो ये भी एक डिफरेंस है राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में। फिर इसके बाद हम स्ट्रक्चर अराउंड ट्रैकिया,
पहले उससे पहले मैं आपको कोरोनल डायमीटर, जो कोरोनल डायमीटर होता है ट्रैकिया का, वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में इट इज़ अराउंड 25 mm और यही चीज़ आपके फीमेल में 21 to 20 mm होता है। ठीक है। फिर अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे मेन स्ट्रक्चर्स हैं मैं उनकी बात करता हूँ। तो इसके राइट साइड, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ पे आपको लिम्फ नोड्स मिलेंगी, लिम्फ नोड्स जिन्हें कहा जाता है पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स, पैराट्रेकियल, राइट पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स। और यहीं पे यही आपको पैराट्रेकियल स्ट्राइप, और यही स्ट्राइप वाइडनिंग ऑफ दिस स्ट्राइप मींस कि इनलार्जमेंट ऑफ दीज पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपका ये ट्रैकिया एंड ये आपका राइट मेन ब्रोंकस, जस्ट इसके यहाँ पे आपको एजाइगस वेन दिखेगी। एजाइगस वेन ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है जब आपका सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखेगी। देन आपका एक और स्ट्रक्चर है लेफ़्ट साइड, ये आपका एओटिक नाकल, जो एओटिक आर्च बाहर की तरफ जा रही है, एओटिक नाकल। तो ये भी एक बहुत मेन स्ट्रक्चर है। लेफ्ट पैराट्रेकियल स्ट्राइप इतनी अच्छी दिखती नहीं है क्योंकि वो लंग्स, ये इस साइड लंग बॉर्डर फॉर्म कर रहा है इस साइड का, तो इस साइड वेसल्स हैं, इसकी वजह से लेफ्ट पैराट्रेकियल स्ट्राइप इतनी क्लियर दिखती नहीं है आपको चेस्ट एक्सरे में। तो ये आपका एओटिक नकल। फिर बात करते हैं एक एंगल की जो यहाँ पे बन रहा है, दैट दिस एंगल इज़ नोन एज कराइनल एंगल। ये कराइना है हमारा और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं कराइनल एंगल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है जब आप चेस्ट रेडियोग्राफ पढ़ रहे होते हो, रीड कर रहे होते हो, तो ये बहुत मैटर करता है। इसका वाइडनिंग ऑफ कराइनल एंगल मींस की इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट कार्डियोमायोपैथी, मतलब कार्डियोमेगेली। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम चेस्ट एक्स से रीड करते हैं, तो आपको कराइनल एंगल भी देखना चाहिए। और जो आपका नॉर्मल कराइनल एंगल होता है वो 60 to 70 डिग्री होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो इट्स मीन कि इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। इम्पोर्टेंट द मिडल मीडियास्टिनल नोड्स की बात कर लेते हैं। मैं पहले आपको एक नोड बता एक कुछ लिम्फ नोड्स बता चुका हूँ, दैट इज़ योर पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स। देन आपके आती है ब्रोंकियल नोड्स। देन कराइनल एंगल के पास आपकी कराइनल नोड्स, एंड देन राइट मेन पल्मोनरी सेगमेंट्स एंड आपके लेफ्ट मेन ब्रोंकस, और वही सेम चीज़ आपके राइट मेन ब्रोंकस पे ब्रोंको पल्मोनरी नोड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिडल मीडिया। सेंट्रल शेडो देख रहे हैं, सेंट्रल डेंस शेडो देख रहे हैं, ये आपका मेडियास्टिनम एंड हार्ट। सो ये जो सेंट्रल डेंस शेडो है, इट कंप्राइजेज ऑफ योर मेडियास्टिनम, योर हार्ट, spine, thoracic spine, and your sternum. स्टर्नम इतना लोअर नहीं होगा बट स्टिल स्टर्नम। सो ये चार चीज़ें हैं जो आपकी ये डेंस सेंट्रल शेडो बना रही हैं। बेसिकली आज हम हार्ट की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हार्ट के बारे में बात करेंगे। जब आप चेस्ट एक्सरे देख रहे हो तो क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हार्ट में देखना, तो हम हार्ट के बारे में बेसिकली आज बात करेंगे। चेस्ट एक्सरे वेल सेंट्रलाइज्ड है, अगर आपका चेस्ट एक्सरे वेल सेंट्रलाइज्ड है और कोई पैथोलॉजी नहीं प्रेजेंट है, तो अगर आप मिड लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपका राइट हैंड साइड, ये राइट साइड है एंड ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड हार्ट का पोर्शन 1/3 है एंड लेफ्ट साइड ये 2/3 होता है, 2/3 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्डियोथोरैसिक रेशियो की, कार्डियोथोरैसिक रेशियो। सो बेसिकली कार्डियोथोरैसिक रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं टू मेजर द साइज़ ऑफ हार्ट की। एबनॉर्मल साइज़ तो नहीं हो गया, कार्डियोमेगेली तो नहीं है पेशेंट को। सो इसको मेजर करने के लिए आप पहले एक सेंट्रल मिड लाइन ड्रॉ करिए, मिड सैजिटल लाइन और मिड लाइन यू कैन से। आप एक मिड लाइन ड्रॉ करिए, फिर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड का ब्रॉडेस्ट पार्ट आप मेजर करिए एंड देन लेफ्ट साइड का ब्रॉडेस्ट पार्ट मेजर करिए हार्ट का।
देन यही सेम चीज़ आप थोरासिक के साथ कीजिए, आप ब्रॉडेस्ट पार्ट मेजर करिए। फिर इनको हम डोनेट कर देते हैं अल्फ़ाबेट से, ए, बी एंड सी। ये आपका सी है, ये आपका बी एंड ये। तो कार्डियोथोरेसिक रेशियो का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी। तो हमारा यहाँ पे ए प्लस बी कितना है, अगर हम एज्यूम कर ले, मैंने मेजर नहीं किया है, ये 4 सेंटीमीटर है आपका, और ये आपका 8 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज़ 24 सेंटीमीटर। सो अगर आप हम देखें इसको, तो हम कैलकुलेट करें तो 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 24। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12/24, 1/2 एंड देन 0.5। तो 0.5 ही होना चाहिए, ये एक्यूरेट कार्डियोथोरेसिक रेशियो है, मतलब आपका 0.4। एडल्ट में अगर आप एडल्ट का देखें तो एडल्ट में अगर 0.5 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब पेशेंट को कार्डियो मेगेलिया, मतलब उसका हार्ट साइज़ इंक्रीज़ कर चुका है। यही चीज़ आपके इन्फेंट में 0.5 से 0.6 हो जाएगी। अगर 0.6 से ज़्यादा है, मतलब इन्फेंट में अगर आप कार्डियोथोरेसिक रेशियो निकालोगे तो वो अराउंड 0.5 ना आके 0.6 आएगा। तो ये इसका मतलब नहीं है कि उसका साइज़ बढ़ा हुआ है, बट अगर 0.6 से बढ़ जाए तो उसको कार्डियोमेगेली है, मतलब उसका हार्ट साइज़ इंक्रीज़ कर चुका है। तो इस चीज़ का हमें नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि कितना कार्डियोथोरेसिक रेशियो है। तो बेसिकली कोई देखता नहीं इतनी, आपको आप जैसे जैसे डेली बेसिस पे देखते रहोगे तो आपको एक आदत हो जाएगी कि हाँ पेशेंट को कार्डियोमेगेली है या नहीं है। वरना बेस्ट ऑप्शन कार्डियोमेगेली का ये है, जो मैंने देखा है, कि आप फिल्म को कंपेयर कर लो। आप उसकी एक अगर उसका लास्ट चेस्ट एक्सरे कोई हुआ है तो उस चेस्ट एक्सरे से उसकी प्रेजेंट चेस्ट एक्सरे की फिल्म कंपेयर कर लो, तो आप देख सकते हो डिफरेंस, अगर कार्डियोमेगेली है या नहीं। मतलब कार्डियक साइज़ का बड़ा है, मतलब इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, ट्रांसवर्स डायमीटर, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिनमें आपको हार्ट साइज़ इंक्रीज़ दिखेगा कि पेशेंट को कोई पैथोलॉजी नहीं है, बट स्टिल उसका हार्ट साइज़ इंक्रीज़ है। फर्स्ट जो बहुत मोस्ट कॉमन है आपका, अगर वही चेस्ट एक्सरे पीए की जगह एपी हो, एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रोजेक्शन हो, मतलब आपने एपी चेस्ट एक्सरे किया है, तो आपको हार्ट साइज़ इंक्रीज़ दिखेगा, हार्ट साइज़ इंक्रीज़ दिखेगा, क्योंकि आपका हार्ट एक एंटीरियर स्ट्रक्चर है। तो जब आप आया इमेज रिसेप्टर से, आपका इमेज रिसेप्टर से वो स्ट्रक्चर दूर हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर अपने आप ही मैग्नीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए एपी में हार्ट आपको मैग्नीफाई दिखता है। सेकंड आपका शॉर्ट एफएफटी, शॉर्ट एफएफटी, बहुत लोगों को एफएफडी नहीं पता होगा। एफएफडी फिल्म फोकस डिस्टेंस, अगर आप फिल्म फोकस डिस्टेंस भी बहुत कम रखोगे, फिल्म फोकस डिस्टेंस बेसिकली आपका 183 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर, बहुत बुक्स में डिफ़र करता है। मेरे पास जो बुक है उसमें 183 सेंटीमीटर लिखा है एंड सम बुक्स राइट 180 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस 180 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर पे ले आए हो, मतलब आपके पेशेंट के बीच में और आपके फिल्म के बीच में और आपके एक्सरे ट्यूब के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो भी आपके हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका थर्ड फैक्टर है जिसमें आपको हार्ट साइज़ इंक्रीज़ दिखेगा और पेशेंट को कोई पैथोलॉजी नहीं है, वो है आपका एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटेड फिल्म में डायफ्राम एलिवेटेड रहता है, इसकी वजह से आपको हार्ट साइज़ इंक्रीज़ दिखेगा, इसमें भी आपको हार्ट साइज़ इंक्रीज़ दिखेगा। फोर है आपका सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। तो आप ये देखो, जब आप आईसीयू में जाते हो, चेस्ट एक्सरे, जो आईसीयू पेशेंट्स के चेस्ट एक्सरे होते हैं वो बेसिकली बेड साइड चेस्ट एक्सरे होते हैं, और वो सुपाइन पोजीशन या सेमी सुपाइन पोजीशन में रहते हैं। तो बेसिकली मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है तो वो सुपाइन पोजीशन में ही रहता है। तो आप देखो सुपाइन पोजीशन में आप फर्स्ट आप जो ले रहे हो वो आप एपी लेते हो, पीए नहीं लिया जाता, एपी ले रहे हो, आपका एफएफडी भी कम रहता है, और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के हार्ट साइज़ अपने आप इंक्रीज़ कर देते हैं पेशेंट का। तो आईसीयू पेशेंट में अगर बेड साइड चेस्ट एक्सरे है, एपी पोजीशन है और एफएफडी कम है, सुपाइन की एनाटॉमी, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कहाँ पे हैं, तो आपको ये जो राइट साइड बॉर्डर एंड लेफ़्ट साइड का हम हार्ट बॉर्डर देखेंगे। तो राइट साइड आप फर्स्ट चीज़ नोटिस करोगे, आप ये राइट एट्रियम, देन आप जस्ट इसके ऊपर आप नोटिस करोगे सुपीरियर
वीना कावा मतलब राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। हम इनोमिनेट वेसल्स की भी बात करेंगे, बट अभी मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ा सकता। तो सुपीरियर वीना कावा जस्ट यहाँ पे आपको इन्फीरियर वीना कावा मिलेगी, आपका ये राइट बॉर्डर हो गया। और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं बट हम अभी नहीं बात करेंगे। देन लेफ्ट बॉर्डर में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एओटिक आर्च या एओटिक नकल, ये आपका एओटिक नकल है। देन डिसेंडिंग एओटा एंड देन थोरैसिक एओटा, एंड ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी कोनस एंड पल्मोनरी अपेंडेज, वो हम बाद में देखेंगे जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा एनाटॉमी ऑफ हार्ट। सो ये आपका लेफ्ट बॉर्डर ब्रांच थी। सो ये हमारा राइट साइड का डायफ्राम है, ये राइट साइड एंड दिस वन इज लेफ़्ट साइड। सो अगर आप डायफ्राम देखो तो आपका राइट डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर होता है एज़ कम्पेयर टू योर लेफ़्ट डायफ्राम। रीज़न क्या है? लोग कहते हैं लेवर की वजह से, लेवर डायफ्राम को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। बहुत गलत रीज़न है, ये करेक्ट रीज़न नहीं है। आपका लेफ़्ट डायफ्राम नीचे है बिकॉज हार्ट डिप्रेसिंग इट। क्लियर? आज के बाद आप गलत ना बोलना बिकॉज ऑफ लेवर। आपका राइट डायफ्राम नॉर्मल है, राइट डायफ्राम आपका नॉर्मल है। आपका आप जाके बुक्स में पढ़ सकते हो कि हार्ट डिप्रेसिंग कर रहा है, इसको डिप्रेस कर रहा है नीचे की तरफ, लिवर उसको ऊपर की तरफ नहीं एलिवेट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये आपका लेफ्ट डायफ्राम नीचे है बिकॉज ऑफ हार्ट डिप्रेसिंग ऑन इट। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो आपका ये नॉर्मल कर्वेचर है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि हार्ट डिप्रेसिंग ऑन इट, मतलब हार्ट डिप्रेसिंग ऑन लेफ्ट डायफ्राम, इसलिए लेफ्ट डायफ्राम नीचे है, ये चीज़ अगर आपको प्रूव करनी है कि नहीं लिवर की वजह से है, तो इसके लिए अगर मैं आपको एक रीजनिंग दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग है कि इन केस ऑफ डेक्स्ट्रोकार्डिया आपका यही लेफ्ट आपका वेंट्रिकल इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल इधर चला गया है और आपका आपका एब्डोमेन में साइटस इन्वर्सस नहीं है, मतलब नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे आपका लेवर राइट ही साइड है, तब भी आप नोटिस करोगे कि आपका राइट डायफ्राम नीचे है और लेफ़्ट डायफ्राम ऊपर है। ठीक है, आप डेक्स्ट्रोकार्डिया केसेस में जिनका साइटस इन्वर्सस नहीं है, मतलब उनका नॉर्मल मैल पोजीशनिंग उनके एब्डोमेन में नहीं है बट मैल पोजीशनिंग उनके हार्ट में है, तो आप तब नोटिस करोगे कि राइट डायफ्राम नीचे है बिकॉज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज ऑफ हार्ट डिप्रेसिंग ऑन इट। करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि हार्ट डिप्रेसिंग ऑन लेफ्ट साइड, इसकी वजह से राइट डायफ्राम आपका डेक्स्ट्रोकार्डिया में लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा और राइट डायफ्राम आपका नीचे हो जाएगा अगर नॉर्मल है, नीचे माल पोजीशन नहीं है, साइटस इन्वर्सस नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर अगर आप देखें तो ये आपके नॉर्मल कर्वेचर्स होते हैं। यही चीज़ आपकी जो लेफ़्ट साइड है, ये आपका लेफ़्ट साइड सेम पोजीशन पे आ सकता है राइट के। किन केसेस में? अगर स्प्लीनिक फ्लैक्चर और या स्टमक में डिस्टेंडेड गैस है, मतलब डिस्टेंडेड है ये, तो आपका ये ऊपर मूव कर जाएगा और ये आप नोटिस करोगे कि राइट डायफ्राम और लेफ्ट डायफ्राम दोनों एक ही पोजीशन पे। ठीक है, तो कुछ रीजंस हो सकते हैं, स्प्लेनिक फ्रैक्चर में डिस्टेंडेड एयर हो या स्टमक में आपके डिस्टेंडेड एयर, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नॉर्मल कर्वेचर है आपके डोम ऑफ डायफ्राम का, मतलब डायफ्राम का नॉर्मल कर्वेचर है। यही लॉस ऑफ कर्वेचर, कुछ पैथोलॉजीज़ होती हैं जिसमें लॉस ऑफ कर्वेचर होता है। मोस्ट कॉमन आप नोटिस करोगे एम्फाइसीमा 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 में आप नोटिस करोगे कि ये स्ट्रेटेंट हो जाते हैं, मतलब लॉस ऑफ कर्वेचर होता है एम्फाइसीमा में। एंड इसको मेजर करने के लिए एक टेक्निक होती है, मैं आपको डिस्कस करूँगा, मतलब आप मेजर भी कर सकते हो कर्वेचर और डोम ऑफ डायफ्राम। आप इस एंड से एक लाइन ड्रॉ करो इसके इस एंड तक एंड देन एक परपेंडिकुलर, एंड देन मेजर किया जाता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उस पर्टिकुलर वैल्यू से अगर वो कम है, इसका मतलब फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, मतलब लॉस ऑफ कर्वेचर है डायफ्राम का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत नोटिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा दो चीज़ें और हैं, दैट इज़ योर कॉस्टोफ्रेनिक एंगल एंड योर कार्डियोफ्रेनिक एंगल। ये दोनों साइड होंगे, एक साइड नहीं है। कार्डियोफ्रेनिक एंगल, इनको भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कॉस्टोफ्रेनिक एंगल इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन और कार्डियोफ्रेनिक एंगल कार्डियोमेगाली के टाइम,
मतलब ये डिक्रीज़ इन कार्डियोफ्रेनिक एंगल कार्डियोमेगैली के केस, कुछ कार्डियोमेगैली के केसेस में देखे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये दो एंगल्स भी नोटिस करने हैं। फर्स्ट योर कॉस्टोफ्रेनिक एंगल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनके लिए चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, नॉट द मेन रीज़न बट जिस एक आप कह सकते हो कि 80% चेस्ट एक्सरे लंग्स देखने के लिए कराए जाते हैं। सो लंग्स अब हम देखेंगे तो लंग्स आपके ब्लैक दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर। पहले ही मैंने डिस्कस करके रखा है, एयर प्रोवाइड द नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट टू लंग्स। तो आप पेशेंट से क्यों कह रहे हो सांस भर के रोकने के लिए चेस्ट एक्सरे लेने से पहले? क्योंकि टू ट्रैप द एयर, टू गेट दैट नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एंड टू रीड द लंग्स फील्ड वेरी क्लियरली। लंग्स फील्ड को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, आप बहुत क्लियरली रीड कर सके इसी के लिए। और तो अगर हम लंग्स की बात करें तो मैं पहले फिशर थोड़ा सा मैं फिशर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हम सबको फिशर के बारे में पता है। सो आप, ये हमारा राइट लंग है एंड हमारा लेफ्ट लंग। राइट लंग हैव टू फिशर, वन इज़ हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर, एंड हमारे लेफ्ट लंग में एक ही फिशर होता है, दैट इज़ योर ऑब्लिक फिशर। बट ये हमारे मेजर फिशर्स हैं, हमारे माइनर फिशर्स, फिर हमारे एक्सेसरी फिशर्स। इन सब की बात मैं एक सेपरेट वीडियो में करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी। एंड ये फिशर नहीं दिखेंगे आपको एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में अनटिल अनलेस योर एक्सरे बीम इज़ टेंजेंशियल। एक्सरे बीम जब तक आपके पेशेंट्स के या चेस्ट आप जो IR लगाए उसके टेंजेंशियल नहीं होगी, ये आपको फिशर्स बहुत क्लियरली नहीं दिखेंगे अनटिल अनलेस कोई पैथोलॉजी ना हो। ठीक है। सेकंड हमारा हाइला या हाइलम। तो अगर हम हाइलम देखें तो हमें हमारा राइट हाइलम थोड़ा सा लोअर होता है एज़ कंपेयर टू योर लेफ्ट हाइलम। राइट हाइलम हमारा लोअर होगा एज़ कंपेयर टू योर लेफ्ट हाइलम। तो हाइलम के अगर कंटेंट्स देखा जाए, हाइलम के कंटेंट्स देखें तो हमें पता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स एंड ब्रोंकस। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स के नेम हैं। ये आप जो इनको बेसिकली आप जो ये मार्किंग्स देखते हो, रेडियो ओपेक मार्किंग्स, इनको कहा जाता है ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स। इन सारी ये जो आप रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इन सब के नेम हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो हाइलम के पास देखोगे मिड हाइलम में, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी ही सेम आपका यहाँ पे लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद भी और स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सारी वेसल्स के नाम हैं। तो नॉर्मली आप देखोगे कि ये ज़्यादा डेंस होती हैं इन लोअर जोन एज़ कम्पेयर टू योर अपर जोन। आप देखोगे कि अपर जोन में ये कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू योर लोअर जोन। दो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, एक तो लोब कॉमन है कि कोई पैचेस, अभी जैसे कोविड में इन्फेक्शन ज़्यादा लोअर लोब में हो रहा था तो लोब्स लिख के आते हैं कि लोअर लोब, इफ इन्फेक्शन इन लोअर लोब और अपर लोब। एंड एक चीज़ होती है जोन। लोब तो आपके फिशर डिफाइन करते हैं एंड जोन हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिब्स। सो हम लोब वर्ड से तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं कि हमें पता है कि राइट में 3 लोब होते हैं एंड लेफ़्ट में 2 लोब्स होते हैं। बट जोन्स हमारे राइट में भी 3 जोन होते हैं एंड लेफ़्ट में भी 3 जोन होते हैं। तो हम कैसे जोन्स को डिफाइन करते हैं? तो हम रिब्स के एंटीरियर एंड्स देखते हैं। आप रिब्स के एंटीरियर एंड्स देखिए कि रिब्स के एंटीरियर एंड, तो फर्स्ट रिब से सेकेंड रिब के एंटीरियर एंड तक आपका फर्स्ट जोन एंड देन फोर्थ रिब के इंटीरियर एंड तक आपके सेकेंड जोन। सो आपके फर्स्ट रिब से आपके एपाइसिस से आपके सेकेंड रिब के इंटीरियर एंड तक आपका फर्स्ट जोन आएगा, फिर सेकेंड रिब के इंटीरियर एंड से फोर्थ रिब के इंटीरियर एंड तक आपका सेकेंड जोन एंड देन आपका थर्ड जोन। तो ये जोन आपके दोनों में सेम होंगे, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन एंड थर्ड जोन।
तो आप रेडियोल्यूसेंसी चेक करने के लिए कि रेडियोल्यूसेंसी दोनों लंग्स की सेम है, तो आप पहले फर्स्ट जोन की रेडियोल्यूसेंसी चेक करिए, सेकेंड जोन की रेडियोल्यूसेंसी चेक करिए, एंड देन फिर थर्ड जोन को कंपेयर करिए कि रेडियोल्यूसेंसी दोनों की सेम है या नहीं। तो बेस्ट चीज़ होती है कि आप व्यू बॉक्स में लगा के देखते हो। तो अगर व्यू बॉक्स में लगा के आप जब चेस्ट एक्सरे को, ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप चेस्ट एक्सरे में लंग्स की ट्रांसलेंसी चेक करना चाहते हैं तो आप उसको टेंजेंशियल पकड़ के देखिए कि ट्रांसलेंसी आपको ज़्यादा अच्छी तरह से दिखेगी दोनों लंग्स की। तो लंग्स कंपेयर करना ज़्यादा केसेस में जो बहुत कॉमन है इंडिया में, ट्यूबरक्लोसिस के केस में आपको एपाइसिस देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको एपाइसिस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग इन्फेक्शन होता है वो एपाइको पोस्टीरियर सेगमेंट्स में होते हैं। तो इस और मोस्टली क्या होता है कि ये आपका क्लाविकल उसको सुपर इम्पोज कर देता है उस रीजन को। तो इसीलिए एक और चेस्ट पोजिशनिंग होती है दैट इज़ नोन एज एपाइकोग्राम, जिसमें ये क्लाविकल्स इसको लंग्स को सुपर इम्पोज नहीं कर रही होती हैं। तो एपाइसिस चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ की। तो सॉफ्ट टिश्यूज़ में आप आपको चेस्ट वॉल नोटिस करनी है। देन आपको लोअर नेक, टिश्यू ऑफ लोअर नेक एंड शोल्डर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट। एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट, अगर मैस्टेक्टोमी है तो भी आपको चेक करना है, और या ब्रेस्ट प्रेजेंट है, क्योंकि बेसिकली ब्रेस्ट क्या करते हैं, लोअर लोब्स में एक आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ओपेसिटीज़ हैं, बट वो होती ब्रेस्ट की वजह से, डेंस ब्रेस्ट की वजह से। तो आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेस्ट को बहुत ध्यान से देखें। एंड एक होता है स्किन फोल्ड्स, बेबीज़ या बहुत एज वाले लोग जो होते हैं उनमें स्किन फोल्ड्स हो जाते हैं। उन स्किन फोल्ड्स की वजह से आपको न्यूमोथोरैक्स लग सकता है। बेसिकली होता नहीं है न्यूमोथोरैक्स, बट आपको लग सकता है न्यूमोथोरैक्स। तो वो सब आपको रूल आउट करना है। एंड एक आप जब सॉफ्ट टिश्यूज़ में एक अभी मैंने कोविड में एक देखा था, सर्जिकल एम्फाइसीमा भी आपको चेक करना है फॉर सर्जिकल एम्फाइसीमा इन चेस्ट वॉल। एंड लास्टली आप चेक करोगे बोन्स को। आफ्टर चेकिंग सॉफ्ट टिश्यू आप बोन्स में आप स्कैपुला, रिब्स, क्लाविकल एंड योर स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन। बेसिकली स्पाइन पे कमेंट नहीं किया जाता, बट अगर आपने किसी पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाया है और उसमें स्कोलियोसिस है चेस्ट स्पाइन में, तो वो मेंशन करना हो जाएगा कि आप मेंशन कर दीजिए कि स्कोलियोसिस या डीजेनरेशन। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा चेस्ट में भी, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग चेस्ट एक्सरे। तो आपको ये चीज़ें भी मेंशन करनी पड़ेंगी। रिब्स में आप इन्फेक्शन, ट्यूमर एंड फ्रैक्चर, ये सब चीज़ें आप स्कैपुला में, और आप अपने क्लाविकल में भी यही सब चीज़ें, मतलब फ्रैक्चर, आप अगर फ्रैक्चर है तो आप फ्रैक्चर मेंशन करेंगे, या कोई बोनी लीजन है तो वो भी आप मेंशन कर देंगे। सॉरी इफ़ देयर वाज एनी मिस्टेक वाइल मेकिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी करेक्शन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं, बिकॉज knowledge increase by sharing. So thank you for watching this video.